परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, स्टीफन हॉकिंग्स, ये सारे वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मास्टर ऑफ द यूनिवर्स कहे जाने वाले स्टीफन हॉकिंग के बारे में। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की बात करने वाले इस पर्सन ने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को बहुत पीछे ही कहीं छोड़ दिया था। जब 21 ईयर्स की एज में इन्हें पता चला कि इन्हें मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है। ये डिजीज़ क्या है ये आगे अब आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस कर लेंगे। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या डिसीजन लिया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या सोचते थे। ये ऐसी पर्सनैलिटी थी जिनसे लोग चिढ़ने लग गए थे। एक होता है जब पर्सन फिजिकल डिसेबल होता है तो लोग उस पर दया दिखाते हैं, लेकिन लोग इनके ऑरा से जलने लग गए थे। तो ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज की ये वीडियो इन्हीं को समर्पित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल शर्मा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके गाइज, तो स्टीफन हॉकिंग का जो जन्म हुआ था वो 1942 में हुआ था। स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो 8 जनवरी 1942 को हुआ था। और जो डेथ हुई थी इनकी वो हुई थी 2018 में, यानी कि 14 मार्च 2018 को डेथ हुई थी इनकी। और इनके बारे में एक कोइंसिडेंस यहाँ पे ये भी है कि जब जिस दिन ये पैदा हुए थे वो 300th एनिवर्सरी थी गैलीलियो डेथ की। और जिस दिन इनकी डेथ हुई थी वो 139th एनिवर्सरी थी आइंस्टाइन के बर्थ की। तो ये भी एक कोइंसिडेंस ही है। ओके, तो इनके जो एक काफ़ी थोड़े वेल्दी फैमिली में पैदा हुए थे ये, जिनके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने क्या किया था उस टाइम पे एक बहुत बड़ी फार्म लैंड ली थी, यानी कि खेती की ज़मीन ली थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एक एग्रीकल्चर डिप्रेशन आ जाता है जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। लेकिन इनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने अपने घर में एक स्कूल खोल लिया था जिससे ये पूरी तरह से दिवालिया होने से बच जाते हैं। तो जो इनके फादर थे वो थे मिस्टर फ्रैंक, और जो मदर थी इनकी वो थी आइसोबेल। अब इनके फादर ने मेडिसिन को स्टडी किया था और जो मदर थी इनकी उन्होंने फिलोसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब के बारे में पढ़ाई की थी। अब क्या होता है, जो स्टीफन हॉकिंग होते हैं इनका जो स्कूलिंग होती है वो थी सेंट एल्बन्स स्कूल के अंदर। अब क्या होता है, ये अपने स्कूलिंग लाइफ में इतने अच्छे थे नहीं, यानी कि जो एक कहावत है कि पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं, यहाँ पे पालने में पैर इनके अच्छे दिखाई नहीं दिए थे। यहाँ पे मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि स्टार्टिंग में ये अपने एकेडमिक करियर में स्कूलिंग लाइफ में इतने अच्छे थे नहीं जो बोल सके कि आगे चल के साइंटिस्ट बनने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहावत को रॉन्ग प्रूव कर दिया था। अब क्या होता है, स्कूलिंग से ही इनका जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट थोड़ा इनका बढ़ने लग जाता है। तो 13 ईयर्स की एज जब उनकी होती है तो उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि ये अच्छे स्कूल में एडमिशन ले, जो सबके पेरेंट्स चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप वेस्ट मिनिस्टर स्कूल में एडमिशन ले लो, काफ़ी पॉपुलर स्कूल था उस टाइम का वो, तो आप वहाँ पे एडमिशन ले लो। लेकिन जिस दिन स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम था, उस स्कूल में जो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम था, तब आइंस्टाइन की उस दिन ही तबीयत ख़राब हो जाती है और वो वहाँ पे नहीं जा पाते एग्ज़ाम देने। और जब पेरेंट्स से मैंने बताया कि उनकी फैमिली कंडीशन अब इतनी अच्छी नहीं थी कि पूरी फ़ी पे कर पाएँ वो, दैट्स वाई उन्होंने सेंट एल्बन्स स्कूल से ही अपनी स्कूलिंग करी। अब वहाँ से उन्होंने सोच लिया था कि मुझे मैथमेटिक्स में आगे पढ़ना है, लेकिन इनके फादर चाहते थे कि ये मेडिसिन पढ़े। तो उन्होंने इससे कहा कि देखो बेटा, छोड़ो ये सब मैथमेटिक्स वगैरह, इसमें जॉब है नहीं। और उस टाइम पे बात सच भी थी कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में उस टाइम पे इतनी जॉब थी नहीं। तो उन्होंने कहा मेडिसिन पढ़ लो, मैं आपका कहीं पर जुगाड़बाजी लगवा दूंगा। लेकिन इनको मैथमेटिक्स ही पढ़नी थी। अब क्या होता है, किसी कारणवश इनको मैथमेटिक्स में एडमिशन मिलता नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि चलो फिजिक्स कर लेते हैं। फिजिक्स और मैथमेटिक्स काफ़ी हद तक सिमिलर ही हैं। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में बीए ऑनर्स फिजिक्स में एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन लेने के बाद वहाँ पे इनका जो फर्स्ट ईयर था वो काफ़ी इतना अच्छा गया नहीं। वो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी बोर फील किया और काफ़ी लोनली फील किया। अब उन्होंने वैसा फील क्यों किया, क्योंकि उस टाइम पे जो एग्ज़ाम्स होते थे, टेस्ट होते थे, तो उनको लगता था कि ये मेरे लिए काफ़ी ईजी लेवल है, तो इसलिए उनको काफ़ी बोरियत फील हुई।
तो उन्होंने सेकंड और थर्ड ईयर में कोई क्लब ज्वाइन कर लिया, उन्होंने म्यूज़िक में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और अपनी डेयर डिवेल वाली इमेज उन्होंने फॉर्म कर ली थी, यानी कि एक अच्छी इमेज उन्होंने अपनी बना ली थी कॉलेज में, एक खेलने कूदने वाले लड़के की इमेज उन्होंने बना ली थी। अब वहाँ से क्या होता है, इन्होंने खुद बताया, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया इन्होंने कि मैंने पूरे 3 साल में सिर्फ 1000 आवर्स ही पढ़ाई की है, यानी कि सिर्फ 1000 घंटे पढ़े हैं इन्होंने 3 साल में। अगर मैं बात करूँ, कैलकुलेट करोगे आप, तो एक साल में सिर्फ 330 घंटे के अराउंड, यानी कि पूरे दिन में 1 घंटे से भी कम। तो वैसे ऐसा नहीं होता कि साइंटिस्ट बनने के लिए आपको 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, बस एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी रहेगी आपकी तो आप कुछ भी कर लोगे। और ये अल्मा मैटर का मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन से है, ठीक है, ओके। तो अब क्या होता है, अब जैसे इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले लिया था, तो अब इनको इंटरेस्ट आ गया फिजिक्स में भी, तो इन्होंने सोचा कि अब मुझे कॉस्मोलॉजी पढ़नी है। कॉस्मोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, तो मुझे कॉस्मोलॉजी करनी है, अब इन्होंने सोचा। तो अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इनको एडमिशन चाहिए था। अब उस यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एडमिशन लेने के लिए इनको फर्स्ट क्लास डिग्री इनके पास होनी चाहिए थी। तो जब इनका वाइवा था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, तो इनको खुद ऐसा फील होता था कि मैं एक बहुत लेजी स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये ब्रिलियंट थे, लेकिन इनको खुद अपने आप में ऐसा फील होता था कि काफ़ी लेजी स्टूडेंट है ये। तो इसलिए जब इनका वाइवा हुआ तो एग्जामिनर ने पूछा कि आपके आगे के प्लान्स क्या हैं, तो इन्होंने बोला कि अगर आप मुझे फर्स्ट क्लास डिग्री देते हो तब तो मैं कैम्ब्रिज चला जाऊँगा, अगर आपने मुझे सेकंड क्लास डिग्री दी तब मैं ऑक्सफोर्ड में ही रहूँगा। तो जब ऐसा हुआ, तो जब क्योंकि एग्जामिनर को तो पता था कि ये पर्सन ब्रिलियंट है, तो उन्होंने उनको फर्स्ट क्लास डिग्री ही दी। उसके बाद 1962 में 1962 में जो स्टीफन हॉकिंग है ये कैम्ब्रिज चले जाते हैं पढ़ने के लिए, और 1962 यानी कि 1962 में ही इनकी मुलाकात होती है इनकी फ्यूचर वाइफ से, जिनका नाम था जेन विल्डे। ओके, तो इनकी मुलाकात एक पार्टी में हुई, तो आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। तो 1963 में 1963 में डॉक्टर्स ने बताया कि आपको तो एक बीमारी है मोटर न्यूरॉन डिजीज़ की। अब ये बीमारी क्या है ये देखते हैं पहले। तो देखो गाइस, जो न्यूरॉन सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, उसमें 2 पार्ट होते हैं मेन, सेंसरी और मोटर। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ऑर्गन से, जो सेंस ऑर्गन है हमारे, वहाँ से जो सेंस करते हैं, और सेंस करने के बाद उनको कहाँ भेजते हैं, ब्रेन में भेजते हैं। अब ब्रेन से क्या होता है, सिग्नल जाते हैं वॉलेंट्री मसल्स तक। कौन लेके जाता है, मोटर न्यूरॉन ही लेके जाते हैं। वॉलेंट्री मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं, वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जिनको हम जब चाहें मूव करा सकते हैं, जैसे हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, इन्हें बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। एक होती है इनवॉलेंट्री मसल्स, जैसे हमारा हार्ट हो गया, है ना, हार्ट अपनी मर्जी से काम करता है और हार्ट अपनी मर्जी से बंद भी हो जाता है, और जिस दिन हार्ट बंद हो गया उस दिन सब कुछ बंद हो जाता है। ये बात तो सब जानते हैं और आप भी जानते हो। चलो अब आगे देखते हैं। तो उनके जो मोटर न्यूरॉन सिस्टम था ये इनका ख़राब हो चुका था, इसलिए इनके वॉलेंट्री मसल्स काम के नहीं रहे थे, यानी कि जो मसल्स हम अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं वो ये मसल अपनी मर्जी से मूव नहीं करा सकते थे। तो एक पैरालिसिस वाली कंडीशन ही से आप बोल सकते हो, तो वो इनको हो गई थी डिजीज़। 1963 में पता चला कि इनको डिजीज़ है। डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आपके पास सिर्फ 2 साल है जिंदा रहने के लिए। अब देखो भाई, इस टाइम पे डिसीजन लेना जरूरी होता है, आपको 2 साल अपने कैसे निकालने हैं। इन्होंने सोचा कि मुझे 2 साल में कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना नाम बनाना है। और कहते हैं ना कि भगवान उसी की हेल्प करता है जो बंदा खुद अपनी हेल्प करता है। तो इन्होंने खुद अपनी हेल्प करी। तो देखो अब ये कितना 2018 में जाके डेथ हुई थी इनकी, है ना। तो इसलिए ये बात बोली जाती है कि पहले खुद की हेल्प करो, बाद में किसी और से एक्सपेक्टेशन रखना कि वो मेरी हेल्प करेगा, क्या करेगी। चलो अब आगे देखते हैं। 1964 में दोनों शादी कर लेते हैं। जेन विल्डे और स्टीफन हॉकिंग की मैरिज हो जाती है 1964 में, और वहाँ से इनके 3 बच्चे भी होते हैं स्टीफन हॉकिंग के। अब आगे क्या होता है, जब इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, यानी कि जब पैरालिसिस धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, तो ढंग से बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, खड़े भी नहीं हो पाते यहाँ तक कि, और लिख तो पाते ही नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो फिर इनको घर से ही अपना काम करना होता है। तो घर में ही इनको केयर की रिक्वायरमेंट जब पड़ती है, तो घर में ही नर्सेज आके इनको केयर करती थी। तो उस टाइम पे एक नर्स थी जिनका नाम था इलेन मैसोन, उनसे थोड़े ज़्यादा क्लोज हो गए थे ये। तो इलेन मैसोन के लिए इन्होंने जेन विल्डे से डाइवोर्स ले लिया था, और
एलन मैसोन से शादी कर ली। तो उस दिन उन्होंने कहा भी था कि ये मेरी लाइफ का सबसे वंडरफुल डे है, क्योंकि आज मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी हो गई है ना। खैर कुछ टाइम के बाद इनका एलन मैसोन से जमता नहीं, जो भी होता है, और ये एलन मैसोन से डाइवोर्स ले लेते हैं और दोबारा चले जाते हैं जेन विल्डे के पास। जैसे मैंने बताया कि इनकी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं, तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये एक बुक लिखते हैं जो उस टाइम की काफ़ी फेमस बुक थी, जिसे, और आज भी बहुत फेमस बुक है, जिसका नाम था, आप जरूर जानते होंगे उस बुक के बारे में। उस बुक का नाम था आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम था उस बुक का। गाइस मेरे पास पॉइंटर नहीं है और ना ही ग्राफिक पैड है, तो अभी आप ऐसे ही मैनेज करो। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा मैं इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लूँगा, इस प्रॉब्लम को भी, ठीक है। ओके, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि जो मैंने बताया यहाँ पे, जो कि इनसे शादी हो जाती है, जिन विल्डे के पास दोबारा चले आते हैं, उनकी फैमिली कंडीशन इतनी होती नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बुक लिखते हैं, आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और ये बुक उस टाइम की बेस्ट सेलर बुक रही थी। आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस टाइम की बेस्ट सेलर बुक थी वहाँ पे। अब गाइस आगे देखो, उसके बाद क्या होता है, काम चलता रहता है, और ये 2018 में आने के बाद इनकी पीसफुल डेथ हो जाती है। तो और ऐसा नहीं कि इनके बीच में कुछ काम नहीं हुआ, वो सारे काम जो हैं, जो इनके अचीवमेंट्स हैं, वो हमने आगे वाली स्लाइड्स में रखी हैं, है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उनकी बायोग्राफी ऐसी नहीं कि 10 मिनट में ख़त्म करी जा सके, लेकिन गाइज मुझे लगता है कि हमारा फोकस इनके मेन काम पे होना चाहिए, ना कि इनकी पर्सनल लाइफ पे। ये मैंने पर्सनल लाइफ इसलिए डिस्कस करी ताकि हमारी आने वाली काफ़ी सारी वीडियो अब इनके अचीवमेंट्स के ऊपर होने वाली है। इनकी बुक को मैं रिव्यू करूँगा, बहुत सारी इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही जो आपका दिमाग खोल के रख देंगी। तो इसलिए उन सब बातों को पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत इनसे लिंक होना हमारा ज़रूरी था, इसलिए मैंने इनकी बायोग्राफी बनाई, ताकि अब इनके वर्क को अच्छे से समझ सकें। ओके, तो देखते हैं इनके जो पर्सनल व्यू थे वो क्या थे। अब इन्होंने बोला था कि लाइफ को खतरा है, या तो एक सडन न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस आ सकता है कोई, जो अटैक कर सकता है और इस ह्यूमन एक्सटिंक्शन भी कर सकता है, ह्यूमन बींग्स को ख़त्म कर सकता है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग भी ऐसा कॉज हो सकता है ना। अब कोरोना वायरस को इससे आप लिंक कर सकते हो, देखो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस को, ठीक है। एक इन्होंने बात ये बोली थी कि एस्ट्रॉयड कोलिजन हो सकता है भविष्य में, जो ह्यूमन एक्सटिंक्शन कर देगा, यानी कि मानव जाति को ख़त्म कर देगा। ये इन्होंने बात बोली थी कि एस्ट्रॉयड कोलिजन हो सकता है ऐसा, जो ह्यूमन एक्सटिंक्शन तक कर सकता है। और इन्होंने कहा था कि जब ऐसा होगा, उससे के लिए हमारे पास सिर्फ एक तैयारी है कि हम अपने आप को यहाँ से निकाल कर कहीं और शिफ्ट कर लें, यानी कि हम किसी और प्लेनेट पे चले जाएं जहाँ पे ऐसा कुछ ना होने वाला हो, इससे हम सेफ बच सकते हैं। तो ये इनके थॉट्स थे एस्ट्रॉयड कोलिजन के बारे में। एस्ट्रॉयड गाइस क्या होता है, एक मिनी प्लेनेट की तरह ही होते हैं, बस ये थोड़े छोटे होते हैं प्लेनेट से। ओके, इनका ओवरव्यू क्या था कि ये बोलते थे कि एलियन शायद एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें उनसे भिड़ना नहीं चाहिए, भिड़ोगे तो फिर मारे जाओगे। यानी कि ये बोलते थे कि जो एलियंस हैं ये हमसे काफ़ी ज़्यादा विकसित हैं, इवोल्व है हमसे काफ़ी ज़्यादा ये, तो इनसे हमें भिड़ना नहीं चाहिए, अगर हम इनसे मुकाबला करेंगे तो हम हार जाएंगे। फोर्थ पॉइंट ये क्या बोलते हैं अपने पर्सनल व्यू में, कि ये मानते थे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बिगेस्ट तो है ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये लास्ट इवेंट हो ह्यूमन बींग्स का, यानी कि इसके बाद ह्यूमन बींग्स को इन्वेंशन ही ना करें, क्योंकि उसके बाद जो इन्वेंशन करेगा वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट करेगा। उनकी ये थॉट थे। और ऐसा क्यों था, क्योंकि वो ऐसा बोलते थे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है ना, इनका जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट है, यानी कि जो हम 1000 सालों में सीखेंगे, एक सेकेंड, जो हम 1000 सालों में सीखेंगे ये रोबोट एक दिन में सीख जाएंगे, यानी कि जो हम 1000 साल बाद होंगे वो रोबोट आज हैं, तो इसलिए ये हम पे हैवी हो सकते हैं। और जैसे ट्रांसफॉर्मर मूवी में दिखा भी रखा है तो कि कैसे हैवी हो जाते हैं ये। और ऐसे ही एस्ट्रॉयड कोलिजन के बारे में जो ह्यूमन एक्सटिंक्शन है वो बता रखा है, एक मूवी है इंटरस्टेलर मूवी, अगर आपने देखी है तो, और नहीं देखी तो जरूर देखना इस मूवी को, बड़ी अच्छी मूवी है इंटरस्टेलर मूवी। उसमें भी ये सब दिखा रखा है कि वो कैसे कोशिश करते हैं दूसरे प्लेनेट पे जाके अपने ह्यूमन बींग्स को बचाने की। ओके, अब देखते हैं इनके अचीवमेंट्स के बारे में। देखो भाई, इनकी अचीवमेंट बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मेन 7 पॉइंट्स ही ऐड किए हैं। बाकी ये 7 पॉइंट और इनकी जो बुक है आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो हम आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस कर लेंगे।
तो यहाँ मैं आपको सिर्फ इन सब का एक ही छोटा ओवरव्यू ही दूंगा, है ना, तो आप उसी में समझ लेना। बाकी क्योंकि अगर मैं सारे बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने लगूँ तो ये वीडियो 5 से 6 घंटे के आराम से हो जाएगी, और 5 से 6 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं है ना। तो इसलिए अभी मैं आपको सिर्फ इनका एक ओवरव्यू ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या, सिंगुलैरिटी थ्योरम। सिंगुलैरिटी थ्योरम क्या बोलती है कि सब कुछ सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ है और सिंगुलैरिटी पे ही खत्म हो जाएगा। यानी कि जो बिग बैंग हुआ था वो एक सिंगल पॉइंट से हुआ था, नेबुला से, वहाँ से शुरू हुआ। मान लो ये स्पेस स्केल है और ये टाइम है, तो बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स बना, यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब यूनिवर्स एक्सपेंड होना रुक जाएगा, उसके बाद यूनिवर्स होगा कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दोबारा से ये एक पॉइंट पे आके टिक जाएगा, जिसे बोलते हैं सिंगुलैरिटी थ्योरम इन्होंने दी थी। इसमें और भी चीज़ें हैं लेकिन वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे अपने आने वाली वीडियोज़ में। ओके, इन्होंने ब्लैक होल डायनेमिक्स के लॉ दिए थे, 4 लॉ दिए थे, जैसे हमारे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं वैसे ही इन्होंने ब्लैक होल डायनेमिक्स के भी लॉ दिए थे। नो हेड थ्योरम की उन्होंने बात की थी, वो हम आगे देखेंगे। क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, ये क्या है थोड़ा बहुत ये समझ लो आप। देखो गाइस, इस यूनिवर्स में मेनली 4 फोर्स हैं। एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एक है ग्रेविटी। अब ये ऊपर की तीन है, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये तीनों क्वांटम लेवल पे स्टडी की जा चुकी हैं। क्वांटम लेवल पे ये तीनों फोर्स वेरीफाई हो चुकी हैं। क्वांटम लेवल क्या होता है, बहुत छोटा लेवल होता है। जैसे हमारे फिजिक्स को अगर हम डिवाइड करें तो मेन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसे हम, क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। इसको आप क्वांटम फिजिक्स को आप मॉडर्न फिजिक्स भी बोल सकते हो। तो जो क्वांटम फिजिक्स है ये इनके बहुत छोटे लेवल पे, अगर बात करूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी आप अंदर चले जाओ, यानी कि प्रोटॉन में जैसे क्वार्क होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन्स से मिलकर बने होते हैं, उनकी स्टडी यानी कि बहुत छोटे लेवल पर चली जाती है क्वांटम फिजिक्स हमारी, है ना। तो अब क्वांटम लेवल पे तीनों तो स्टडी हो चुकी हैं, लेकिन जो ग्रेविटी है ये क्वांटम लेवल पे अभी तक स्टडी नहीं हो पाई है। और ये बात इन्होंने प्रपोज भी की थी कि इन्होंने नाम दिया था पार्टिकल का ग्रेविटोन। इन्होंने ग्रेविटोन के बारे में बात करी थी कि ग्रेविटोन हो सकता है जो ग्रेविटी को लेके जाते हों। अब लेकिन ग्रेविटोन के बारे में भी जो कंप्लीट स्टडी है ये भी अभी तक एक फिलोसफिकल फैक्ट ही बोल सकते हो आप इसे, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंटल लेवल पे प्रूव नहीं हुआ है। एक बार देख लेते हैं कि क्वांटम जो ग्रेविटी है ये क्वांटम लेवल पे अभी तक प्रूव क्यों नहीं हुई है। क्योंकि देखो जो ग्रेविटी है ना आपकी, ये बहुत ही वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो छोटे लेवल पे, बहुत क्वांटम लेवल पे अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीक न्यूक्लियर फोर्स को एनर्जी देनी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी हमारा जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है उसके पास नहीं है। दैट्स वाई इसको छोटे लेवल पे स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है कि ग्रेविटी का भी क्वांटम लेवल पे स्टडी मिल जाती है, ग्रेविटी भी क्वांटम लेवल पे प्रूव हो जाती है, तब जो थ्योरी बनेगी उस थ्योरी को बोल सकते हो आप थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो इन्होंने बात बोली थी स्टीफन हॉकिंग ने, यानी कि फिजिक्स की सारी थ्योरीज को एक थ्योरी में कंक्लूड कर दो। तो अगर ऐसी थ्योरी मिल जाती है तो फिर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसी थ्योरी कोई है नहीं। एक थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी बोलते हैं उसको, लेकिन ये भी अभी तक एक फिलोसफिकल थ्योरी ही है। वो हम आगे देखेंगे कि स्ट्रिंग थ्योरी क्या है किसी और एपिसोड में अपने। तो ये भी फिलोसफिकली एक्सपेरिमेंटल लेवल पे प्रूव नहीं हुई है हमारी स्ट्रिंग थ्योरी भी। खैर आगे देखते हैं, आगे क्या है, हॉकिंग रेडिएशन, यानी कि ब्लैक होल जो रेडिएशन एमिट करते हैं उनके बारे में बात करी है इन्होंने। डिबेट ओवर ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। देखो इस क्या थे, शर्त भी लगा लेते थे काफ़ी ज़्यादा, तो कभी जीतते थे कभी हारते थे। जैसे इन्होंने एक बार शर्त लगाई थी कि जो ब्लैक होल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो वहाँ से वापस नहीं आ पाती, तो इन्होंने बैट लगा ली, लेकिन ये बैट हार गई क्योंकि इन्फॉर्मेशन वापस आ जाती है। वो कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे, तो इन्फॉर्मेशन वापस आ जाती है। तो इन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ में हेजिटेट नहीं किया कि मैं हार गया, मैं नहीं बता रहा किसी को। इन्होंने खुलेआम बोला कि हाँ मैं बैट हार चुका हूँ, और यहाँ तक कि 2014 में इन्होंने बोला भी था कि वो मेरा बहुत बड़ा ब्लंडर था जो मैंने ऐसी बात कही थी। यानी कि खुल के बोलते थे जो बोलना था, ऐसा नहीं कि मैं इस लेवल पे चला गया हूँ, मैं पीछे हटूँगा तो मेरी बेइज्जती होगी, ऐसी सोच वाले इंसान नहीं थे ये। और इन्होंने हिग्स पार्टिकल, गॉड पार्टिकल के बारे में बात की थी। एक बार देखते हैं गॉड पार्टिकल या हिग्स पार्टिकल है क्या। देखो गाइस, दुनिया में जो भी है एटम से मिलकर बना है, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, जो एटम में होते हैं हमारे, तो इन सब का भी अपना मास होता है एक, है ना। तो इनमें मास आया कहाँ से, यानी कि किसी भी एटम में मास आया कहाँ से, किसी भी पार्टिकल में मास कहाँ से आया,
वो बताता है, एक साइंटिस्ट थे हिग्स नाम से, तो उन्होंने एक फील्ड को बताया था जिसका नाम था हिग्स फील्ड, है ना। इन्होंने बोला था कि पूरे यूनिवर्स में एक फील्ड फैली हुई है, इसे बोलते हैं हिग्स फील्ड, और जो भी पार्टिकल इस फील्ड से कॉन्टैक्ट में आएगा उसके अंदर मास आ जाएगा, तो जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएगा उसका मास उतना ही ज़्यादा होगा। ये बात बोली थी हिग्स ने। यानी कि जैसे प्रोटॉन का मास काफ़ी ज़्यादा होता है तो प्रोटॉन काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आया होगा, इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम होता है तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी कम कॉन्टैक्ट में आया होगा। तो ये बात इन्होंने बोली थी, है ना। गोल्ड पार्टिकल इसका नाम पड़ गया, ऐसा नहीं कि पार्टिकल गोल्ड ने बनाया, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये नाम रख दिया गया था भावनाओं में बह के, और इस नाम का कोई ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है कि गोल्ड पार्टिकल क्यों रखा गया ना। ओके, तो गाइज ये थी इनकी इनके बारे में अचीवमेंट्स, ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया। बाकी और ये जो इनकी बुक है आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब एक ऐसा पर्सन जिसकी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, इसका एक बहुत बड़ा सपना था, खेलने कूदने वाला इंसान था, यानी कि बहुत ही अच्छा जीवन जो जी रहा था, उसको एकदम से पता चलता है कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा 2 साल बाद। उस टाइम पे डिसीजन लेना ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। एक महान आदमी कभी भी महान बचपन से नहीं होता, उसके डिसीजन से उसको आगे लेके जाते हैं। तो ऐसे डिसीजन लेने वाले को तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। इसलिए ये लेक्चर ही मैंने बनाया ताकि ये इनके बारे में लोग जान सकें, इनके काम के बारे में लोग जान सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आप लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों अपने सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप इसे, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है अब इस चैनल पे। और अगर आपको पसंद नहीं आई वीडियो तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन डिसलाइक क्यों किए ये जरूर बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में, ताकि आगे मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप, या फिर ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, एक सेकेंड, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ओके गाइज, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।